हेलो बच्चों, माई सेल्फ सुमित टक्कर। और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ मेथड ऑफ चार्जिंग। इलेक्ट्रोस्टैटिक का थर्ड लेक्चर है ये। हमारे जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में। मैंने आपको बताया था कि कैसे चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब आपको बता चुका हूँ मैं। क्वांटाइज मतलब डिस्क्रीट, जिसकी वैल्यू क्या हो डिस्क्रीट। यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया था जिसको बोलते थे Q इक्वल्स टू NE। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किए तो 2 या 3 न्यूमेरिकल्स मेरे पिछले लेक्चर में। आज का जो लेक्चर है, इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे बेसिकली मेथड ऑफ चार्जिंग, कि हम किसी ऑब्जेक्ट को किस टाइप से चार्ज कर सकते हैं। मतलब हमें किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज डालना है तो चार्ज किस प्रकार आ सकता है उस ऑब्जेक्ट पे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर चार्ज करना है तो हमारे पास तो चार्जिंग के 2 मेथड है हमारे पास। नंबर 1, इस मेथड को बोलते हैं भाई कंडक्शन, और जो सेकंड मेथड है उसका नाम क्या है, इंडक्शन। अब देखो कंडक्शन और इंडक्शन में बेसिकली क्या डिफरेंस होता है। बेसिक है ये तो। डिफरेंस ये होता है बेटा, कंडक्शन में अगर हम किसी बॉडी को चार्ज कर रहे हैं तो उस बॉडी का किसी दूसरी चार्ज या अनचार्ज बॉडी के साथ, किसके साथ, चार्ज या अनचार्ज बॉडी के साथ हम फिजिकल कांटेक्ट रख सकते हैं। मतलब अगर हम चार्जिंग बाय कंडक्शन की बात करें तो चार्जिंग बाय कंडक्शन में क्या होता है कि हमारे पास कोई बॉडी है, हम उस बॉडी को किसी दूसरी बॉडी के साथ टच करें, फिजिकली कांटेक्ट में लाकर हम उसको चार्ज कर सकते हैं। पर प्रोसेस जो है इंडक्शन, इस इंडक्शन में हमें किसी बॉडी को विदाउट टच किए, मतलब विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, किसी भी बॉडी के साथ कांटेक्ट में ना लाकर उसे चार्ज करना है। ठीक है, तो हम फर्स्टली डिस्कस करेंगे कि क्या है चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये चार्जिंग बाय कंडक्शन मेरे फर्स्ट लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कि जब हम किसी एक बॉडी को दूसरी बॉडी के साथ रब करते हैं बाय फ्रिक्शंस तो उस बॉडी पर चार्ज आ जाता है। एक बॉडी चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देती है और दूसरी बॉडी अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर लेती है, गेन कर लेती है। ये हम लोगों ने पढ़ा था। हमने एक ग्लास की रोड ली थी, उसके साथ एक सिल्क को रब किया था। ग्लास की रोड में पॉजिटिव चार्ज आया था, ग्लास और सिल्क पर क्या आया था, नेगेटिव चार्ज। वो जो प्रोसेस था बेसिकली वो चार्जिंग बाय इंडक्शन ही था, सॉरी चार्जिंग बाय कंडक्शन था। और हम जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं उसको क्या बोलेंगे हम, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में हमें बॉडी को टच नहीं करना, उसे चार्ज करना है। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस कैसे क्या है उस पर डिस्कस करेंगे। तो देखो इसमें करना क्या होता है, मान लो ये कोई आपके पास एक स्पेरिकल बॉडी है जो कैसी है, अनचार्ज्ड। मतलब अनचार्ज का मतलब इस पर कोई एक्सेस में चार्ज नहीं है। मतलब ये बॉडी हमारी कैसी है बेटा, न्यूट्रल है। मतलब हम बोल सकते हैं इस पे जितने हमारे पास पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही हमारे पास इस पर कैसे चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो ये हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है। इसको हमें चार्ज करना है किस प्रोसेस से, इंडक्शन प्रोसेस से। मींस इसको बिना टच किए किसी और बॉडी से हमें इस पर चार्ज लेकर आना है। ठीक है, तो ये हमारे पास अनचार्ज बॉडी है। इसमें जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली वैसा कैसा है, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स कि पॉजिटिव भी कहीं पर भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी कहीं हो सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं सेम अमाउंट ऑफ पॉजिटिव और सेम अमाउंट ऑफ इस पर क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज। और इस बॉडी को हमने एक स्टैंड पे रखा हुआ है, जो स्टैंड हमारा कैसा है, इंसुलेटिंग स्टैंड। अब इंसुलेटर का मतलब आपको पता होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, मतलब जो चार्ज को फ्लो नहीं करता। तो ये स्टैंड हमारे पास कैसा है, इंसुलेटिंग स्टैंड। मीन्स ये चार्ज जो है वो इस इंसुलेटिंग स्टैंड के थ्रू कहाँ फ्लो नहीं करेगा, ग्राउंड में फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब हम करेंगे क्या इसको, स्टेप नंबर 1, हम इस चार्ज बॉडी को या इस चार्ज बॉडी के नियर बाय एक और चार्ज बॉडी लेकर जाएंगे। सॉरी, इस अनचार्ज बॉडी के नियर बाय हम एक और कैसी बॉडी लेकर जाएंगे बेटा, चार्ज बॉडी लेकर जाएंगे। अभी ये हमारे पास स्फेरिकल एक हमारे पास स्फीयर है जो कि अनचार्ज है। इसके पास सपोज करो मैं एक ग्लास की रोड लेके गया,
अब ग्लास की रोड कैसा चार्ज है इस पर, पॉजिटिव। हमने इसको सिल्क से रब किया है, इस पर चार्ज कैसा आ गया, पॉजिटिव। ठीक है, अब इस पर जो चार्ज थे, जो पॉजिटिव और नेगेटिव इस पर अनसिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड थे, वो चार्ज उनका क्या होगा जब इस पर पॉजिटिव चार्ज की ग्लास रोड को हम इसके पास लेकर आएंगे बेटा, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करता है, नेगेटिव को, और किसको रिपेल करता है, पॉजिटिव को। तो पॉजिटिव रिपेल करेगा पॉजिटिव को, और नेगेटिव सारे चार्ज हमारे यहाँ पर आ जाएंगे, मीन्स नेगेटिव सारे एक साइड हो जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज जो है हमारे वो सारे एक साइड हो जाएंगे। ओके, मीन्स अब इसमें जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है वो हो गया हमारा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन बेटा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स अब जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड। किसकी वजह से बेटा, पॉजिटिव ग्लास रोड को यहाँ पर लाने की वजह से। ये वो हमारे पास स्टेप नंबर 1। ओके, अभी जो इसको हमने किस पे रखा हुआ है, अभी भी इसको हमने रखा हुआ है इंसुलेटिंग स्टैंड पर। अभी भी इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है। मीन्स अभी भी ये बॉडी कैसी है, अनचार्ज। मीन्स अभी भी ये बॉडी कैसी है, न्यूट्रल। ठीक है, अब आता स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, हम वापस से स्पेरिकल बॉडी लेंगे, ठीक है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज सेपरेट और नेगेटिव चार्ज सेपरेट है। ये हमारा ग्राउंड। अब हम इस स्पेरिकल बॉडी को जिस स्टैंड पे रखा है वो स्टैंड चेंज कर देंगे। अब जो हम स्टैंड रख देंगे वो स्टैंड होगा बेटा हमारा कौन सा स्टैंड, कंडक्टिंग स्टैंड। कैसा स्टैंड होगा, कंडक्टिंग स्टैंड। मीन्स यहाँ पर ये जो हम यूज़ करेंगे कंडक्टर, मतलब अब हमारा चार्ज जो कहाँ फ्लो कर सकता है, ग्राउंड में फ्लो कर सकता है। ग्राउंड मीन्स अर्थ पर फ्लो कर सकता है। कंडक्टिंग स्टैंड ले लिया हमने। अब देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर हमारे पास 2 टाइप के चार्ज हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, जो कि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेगेटिव चार्ज अपनी अलग जगह पर है और पॉजिटिव चार्ज अलग जगह पर है। नेगेटिव चार्ज अट्रैक्टेड है किससे, ग्लास रोड से। इसका मतलब नेगेटिव चार्ज जो हमारे कैसे हैं, बाउंड चार्ज। मीन्स ये मूव नहीं कर सकते, ये बाउंड चार्ज है। और ये पॉजिटिव चार्ज ये फ्री है इनको, क्योंकि पॉजिटिव ग्लास रोड क्या कर रही है, रिपेल कर रही है। ये चार्ज कैसे है हमारे पास, फ्री चार्ज। मीन्स ये चार्ज क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। अब हमने इसको जैसे किससे कनेक्ट कर दिया बेटा, इनको हमने कनेक्ट कर दिया कंडक्टिंग स्टैंड से। जैसे कंडक्टिंग स्टैंड से आप इसको कनेक्ट करोगे तो ये जितने भी पॉजिटिव चार्ज है जो कि फ्री है, ये सारे कहाँ फ्लो कर जाएंगे, ये पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर जाएंगे ग्राउंड में। या हम बोल सकते हैं ग्राउंड में पॉजिटिव चार्ज चले गए, या फिर ग्राउंड से क्या आ गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पर पहले क्या थे हमारे पास, नेगेटिव चार्ज था। यहाँ पर क्या थी हमारे पास, एक ग्लास रोड थी, इस पर कैसा चार्ज था, पॉजिटिव चार्ज। और जो ये पॉजिटिव चार्ज थे सारे कहाँ चले गए, ग्राउंड में। ग्राउंड से क्या आ गए, ग्राउंड से आ गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोल सकते हैं पॉजिटिव चार्ज, सॉरी नेगेटिव चार्ज। और ग्राउंड में चले गए हमारे पास होल्स, जिसको हम बोल सकते हैं कौन सा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर छोटी सी बात एक मैं क्लियर करता हूँ। देखो पॉजिटिव चार्ज बेटा प्रोटॉन नहीं होते, पॉजिटिव चार्ज होता है डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब किसी जगह से अगर इलेक्ट्रॉन चला जाए तो वहाँ पर एक जगह खाली बच जाती है, जिसको हम बोलते हैं होल। और होल बिहेव करता है किसकी तरह, पॉजिटिव चार्ज की तरह। तो ग्राउंड से क्या आ गया हमारे पास यहाँ पर, नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गए, तो मतलब इस बॉडी पर अब हमारे पास एक्सेस में कौन से चार्ज हो गए, एक्सेस में हो गए नेगेटिव चार्ज। एक्सेस में क्या हो गया बेटा, नेगेटिव चार्ज हो गया। इसका मतलब ये हमारे पास जो बॉडी है वो हो गई चार्ज्ड, और बिना किसी चार्ज बॉडी को टच किए हमने इस पर क्या ऑब्टेन कर लिया, चार्ज। दिस इज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन। ठीक है, इसमें एक और चीज़ है बेटा, अगर आप नेगेटिवली चार्ज बॉडी नहीं चाहते हो और आप चाहते हो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी, तो आप ग्लास रोड की जगह पर एक ऐसी
रोड लेकर आओ जिस पर चार्ज हो नेगेटिव, जो कि हमारे पास होती है एबेनॉइड की रोड। एबेनॉइड की रोड को अगर हम सिल्क के साथ रब करेंगे तो उस पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अगर आप नेगेटिव चार्ज यहाँ पर लेकर आओगे, नेगेटिवली चार्ज रोड लेकर आओगे, एबेनॉइड की रोड लेकर आओगे, तो एबेनॉइड की रोड यहाँ पर किसको अट्रैक्ट करेगी, पॉजिटिव को। यहाँ पर क्या हो जाएंगे हमारे पास नेगेटिव, तो नेगेटिव कहाँ फ्लो कर जाएंगे, ग्राउंड में, तो ग्राउंड से क्या आएंगे इस टाइम, पॉजिटिव चार्ज, और बॉडी कैसे चार्ज हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव चार्ज। दिस प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग बाय इंडक्शन। मतलब बिना टच किए किसी बॉडी को उस पर क्या ऑब्टेन करना, चार्ज। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ, देखो कूलम्स एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले दो चार्जेस के बीच में मैथमेटिकल कैलकुलेट किया फोर्स। हमें पता है दो चार्ज चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, अट्रैक्ट और क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्स होगा। उस फोर्स को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने वाला साइंटिस्ट जो था उसका नाम क्या था, कूलम। उसने दो चार्जेस के बीच में फोर्स कैलकुलेट किया, और वो फोर्स बेसिकली जो हमने 9th या 10th क्लास में पढ़ा, 9th क्लास में, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स जिस फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, एफ इज टू कितना होता है, G m1m2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। जो हमारे पास कूलम्स लॉ है ना, कूलम्स लॉ है ना, वो बिल्कुल ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह है, ट्रीट करता है। मतलब कूलम्स लॉ यूँ कह सकते हैं हम बिल्कुल एक टाइप से कॉपी है किसका, ग्रेविटेशनल फोर्स का। तो हम उसे डिस्कस करते हैं पहले कूलम्स लॉ क्या होता है। मान लो आपके पास दो पॉइंट चार्ज हैं, एक चार्ज ये है हमारे पास Q1, और एक चार्ज यहाँ पर हमारे पास कितना है, Q2। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो सपोज करो r, स्मॉल r है। अब देखो ये दोनों अट्रैक्ट भी कर सकते हैं और ये दोनों रिपेल भी कर सकते हैं। कंडीशन होती है अट्रैक्ट करने की कि दोनों सेम पॉजिटिव चार्ज हो तो रिपेल करेंगे, नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, और ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में क्या होगा, फोर्स। तो उस फोर्स की जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जो कि डिट्टो सेम है किसकी, ग्रेविटेशनल फोर्स की मैथमेटिकल कैलकुलेशन जैसी, वो डिस्कस की थी किसने, कूलम्स लॉ ने। तो उसने क्या फाइंड आउट किया, उसने फर्स्टली फाइंड आउट किया कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q1 और Q2 के प्रोडक्ट के। Q1 Q2 के प्रोडक्ट के मीन्स क्या मतलब इसका, इसका मतलब ये है कि अगर आप चार्ज Q1 को इंक्रीज़ करोगे तो भी इनके बीच में फोर्स इंक्रीज़ होगा, अगर आप चार्ज Q2 को इंक्रीज़ करोगे तो भी इनके बीच में फोर्स इंक्रीज़ होगा। मतलब फोर्स जो है वो चार्ज Q1 पे भी डिपेंड कर रहा है और चार्ज किस पर डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट Q2 पर भी। इसको हम क्या बोलेंगे, बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो जो फर्स्ट पॉइंट है जो कूलम ने नोटिस किया, वो फर्स्ट पॉइंट यही है कि जो फोर्स है किसी भी दो चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। तो हम बोल सकते हैं फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज। जैसे ग्रेविटेशनल में जो फोर्स था वो दोनों मासेस की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। मतलब अगर आप एक मास को इंक्रीज़ करोगे तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ेगा और दूसरे मास को इंक्रीज़ करोगे तो भी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ठीक है, सेकेंडली अगर हम बात करें तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेकेंडली अगर हम बात करें सेकेंड पॉइंट, मतलब कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, सेम वही चार्ज जो Q1 Q2, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, r, और इनके बीच में जो फोर्स है F। अब जो फोर्स है F, वो फोर्स इनकी डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, r स्क्वायर। मतलब क्या इसका, इसको हम बोलेंगे फोर्स इज
इनवर्सली proportional to the square of distance between them. स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है बेटा कि अगर इन चार्जेस के बीच की डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज करते हैं तो जो फोर्स की वैल्यू है क्या होती है? डिक्रीज। मतलब अगर चार्ज को मैं दूर लेके जाता हूँ तो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी, और अगर चार्ज को मैं पास लेकर आता हूँ तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? इंक्रीज। इसको बोलते हैं हम क्या? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। अब स्क्वायर का क्या मतलब है ये समझना इसके अंदर हमको। देखो इसको मैं एग्जांपल समझाता हूँ आपको कि स्क्वायर टर्म का क्या मतलब है। मान लो आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज ये रहा और एक चार्ज ये रहा। ये चार्ज Q1 है, ये चार्ज Q2 है, ठीक है। और इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? R। और लेट्स से इनके बीच का फोर्स कितना है? F, ठीक है। अगर आप डिस्टेंस को डबल कर देते हो, R को कितना कर देते हो? 2R। एक चार्ज हमारे पास Q1, Q2, डिस्टेंस अब कितनी हो गई? 2R, ठीक है। तो जो ऑब्वियस सी बात है, फोर्स की जो वैल्यू है डिस्टेंस के साथ, डिस्टेंस इंक्रीज करने पर फोर्स की वैल्यू क्या होती है? डिक्रीज। तो आपने डिस्टेंस इंक्रीज करी तो फोर्स डिक्रीज होगा, और डिस्टेंस आपने डबल 2R इंक्रीज करी है तो फोर्स जो है डिस्टेंस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। डिस्टेंस के किस पे डिपेंड करता है? स्क्वायर पे डिपेंड करता है, जो कि हमारे पास 2R है तो 2R का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4R। मतलब फोर्स की जो वैल्यू है वो कितने टाइम रिड्यूस हो जाएगी? 4 टाइम रिड्यूस हो जाएगी। ऐसे ही अगर डिस्टेंस हम 3R कर देते हैं तो फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? फॉर द केस ऑफ 3R फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F/9। 4R पर कितना हो जाएगा फोर्स की वैल्यू? F/16। यही है हमारा किसका मतलब? स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सेकंड पॉइंट समझ में आया कि जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन दैम। मतलब अगर उनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज। और डिस्टेंस को अगर घटाओगे, मान लो अगर डिस्टेंस में घटा देता हूँ, ये हमारे पास दो चार्ज हैं, इसकी डिस्टेंस कितनी कर देते हैं हम? R की जगह कर देते हैं R/2। तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। तो R/2 है तो फोर्स की वैल्यू उसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा? R/4। और फोर्स की वैल्यू कितनी इंक्रीज हो जाएगी? 4 टाइम्स। तो हो जाएगा कितना फोर्स? 4F, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन हमें यहाँ से मिली, F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/R²। और फर्स्ट कंडीशन हमें कहाँ से मिली? कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जेस। अगर हम दोनों कंबाइन करें, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, अगर दोनों कंबाइन करें तो F की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 डिवाइड बाय व्हाट? R², ठीक है। और यहाँ पर जब भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी? F इज इक्वल्स टू जी, सॉरी जी नहीं, F इज इक्वल्स टू यहाँ पर आएगा K Q1 Q2 अपॉन व्हाट? R², ठीक है। तो ये हमने फोर्स का फॉर्मूला ड्राइव कर लिया। इस फोर्स के फॉर्मूले को हम बोलते हैं कूलम्ब्स फोर्स, या फिर बोल सकते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी डिस्कवरी किसने की थी? कूलम्ब्स ने। F इज कितना हो गया? K Q1 Q2 डिवाइड बाय R²। फोर्स की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के प्रोडक्ट के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। अब बेटा बात करते हैं यहाँ के हमारे पास जो क्या है? के है हमारे पास कांस्टेंट, जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। के को हम बोलते हैं कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। अब के की वैल्यू, ठीक है, के की वैल्यू क्या होगी उसको समझते हैं। के की वैल्यू किस चीज़ पर डिपेंड करती है, किस चीज़ पर डिपेंड नहीं करती। इसके अपार्ट अगर हम याद करें फॉर्मूला, F इज टू कितना? G m1 m2 डिवाइड बाय R²। यहाँ पर जो G था वो था यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और उस G की वैल्यू थी कितनी? 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये क्या आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसकी जो वैल्यू थी वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, मतलब इसकी वैल्यू
कहीं पर भी चेंज नहीं होती, मतलब इसकी वैल्यू किस पर डिपेंड नहीं करती, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यहाँ पर जो हमारे पास के है, ये एफ इज टू के K1 K2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर, इस पर जो के है इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम पर। मतलब यहाँ पर के की वैल्यू क्या हो सकती है बेटा, चेंज, और वो किस पर डिपेंड करती है, मीडियम पर। ठीक है, तो अब वो मीडियम पर डिपेंड करती है, तो मीडियम पर कैसे डिपेंड करती है, अलग अलग मीडियम पे के की वैल्यू क्या होगी उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियम पर डिपेंड करती है। दो मीडियम हमारे पास, लेट सपोज या तो वैक्यूम है, मतलब मीडियम है ही नहीं, या फिर कोई भी मीडियम है। ठीक है, जैसे वाटर हो गया, ग्लास हो गया, इस टाइप का कोई मीडियम है। तो मीडियम में के की वैल्यू कैसे चेंज होगी और वैक्यूम में के की वैल्यू कैसे होगी। वैक्यूम की बात करें तो वैक्यूम में जो के की वैल्यू है वो 1 होती है। कौन से सिस्टम में, CGS सिस्टम में। मतलब अगर हम कैलकुलेशन कर रहे हैं सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड को लेकर, तो के की जो वैल्यू है वो कितनी होगी हमारे पास, 1। और के की जो वैल्यू है वो होगी बेटा कितनी, 9 इंटू 10⁻⁹। कौन सिस्टम में, MKS सिस्टम में। मतलब अगर सिस्टम हमारे पास MKS है तो के की वैल्यू कितनी होगी, 9 इंटू 10⁻⁹। और अगर हमारे पास सिस्टम मीडियम, हमारे पास कुछ और है, वाटर है, गिलास है, तो उसके लिए हम फर्दर पढ़ेंगे। एक आर्टिकल है जिसका नाम है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, उससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस मीडियम में के की वैल्यू क्या होगी। वो हमारे पास आगे आने वाले आर्टिकल्स में आएगा। तो फिलहाल हमारे पास के की वैल्यू क्या है, CGS सिस्टम में के की वैल्यू कितनी है बेटा, 1। अगर हम बात करें CGS सिस्टम वैक्यूम में, फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर एफ इज टू के की जगह 1 हो जाएगा, K1 K2 अपॉन आर स्क्वायर। और अगर हम बात करें कौन सिस्टम में, MK सिस्टम है, तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वही K1 K2 अपॉन में आर स्क्वायर। देखो इस के की जो वैल्यू है जिसको हम बोल रहे हैं 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है, इसको एक टर्म में और लिखते हैं हम, के इज टू लिखते हैं 1/4πε0। ये हमारे पास सिंबल, इस सिंबल का नाम क्या है, एप्सिलॉन नॉट। और इसको बोलते हैं क्या हम, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम बोलते हैं, या फिर परमिटिविटी ऑफ क्या बोल सकते हैं हम इसको, स्पेस। मतलब के की जो वैल्यू होगी कितनी होगी, 1/4πε0। और 1/4πε0 की ही वैल्यू होती है कितनी, 9 इंटू 10⁻⁹। अगर हम बात देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, अगर 1/4πε0 की वैल्यू है कितनी, 9 इंटू 10⁻⁹, तो इसका मतलब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हो जाएगी कितनी, 4 पाई इंटू 9, सॉरी 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी जो वैल्यू आई है कितनी आई है, 9 इंटू 10⁻⁹। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आएगी 1/4 पाई, ये नीचे आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी बेटा कितनी, 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ओके, ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है। एप्सिलॉन नॉट का नाम क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 10⁻⁻12। इस एग्जाम में पूछ लेता है आपसे। और एग्जाम में एक चीज़ और पूछ लेता है, यूनिट। किसकी यूनिट बेटा, यूनिट पूछ सकता है वो आपको, के की यूनिट पूछ लेगा। के जिसको आप बोल रहे हो कितना, जिसको आप बोल रहे हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और आपसे पूछ सकता है किसकी, एप्सिलॉन नॉट की यूनिट पूछ सकता है। और एग्जाम में आपसे पूछ सकता है क्या, डायमेंशनल फॉर्मूला। किसका डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकता है, वो डायमेंशनल फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे किसका, या तो एप्सिलॉन नॉट का पूछ लेगा, या फिर वही किसका पूछ लेगा, के का। तो फर्स्टली हम बात करेंगे के की यूनिट की, देन आफ्टर इसकी बात करेंगे के डायमेंशन फॉर्मूले की। अब देखो के की यूनिट कैसे ड्राइव करते हैं और के का डायमेंशन फॉर्मूला कैसे ड्राइव करेंगे। तो हमारे को सिंपली फॉर्मूला, फोर्स का फॉर्मूला पता है, F = कितना होता है, G Q1 Q2 अपॉन वट, आर स्क्वायर, नॉट इज G, दिस इज के।
तो के की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, एफ आर स्केयर अपॉन Q1 Q2। एफ फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर डिस्टेंस, डिस्टेंस की यूनिट होगी मीटर का स्केयर। और चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। तो यहाँ हो गया कूलम का स्केयर। तो के की वैल्यू कितनी हो गई, न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। मतलब के की जो यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर है। और हमें पता है के की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ इसके पीछे हम यूनिट लिख सकते हैं जो आएगी न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। ऐसे ही अगर हम बात करें एप्सिलॉन नोट की, तो के की वैल्यू कितनी होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। 4 पाई तो क्या है, कांस्टेंट है, इसको बोलते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट, तो इसकी कोई यूनिट ही नहीं होगी। तो इसका मतलब एप्सिलॉन नोट की यूनिट जो होगी वो के की यूनिट की रिवर्स होगी। तो के की यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। तो एप्सिलॉन नोट की जो यूनिट होगी वो होगी हमारे पास कितना, कूलम स्केयर पर न्यूटन पर मीटर स्केयर। और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास यूनिट हो गई।